नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। आज खर्चा पानी में बात होगी खजाने की, सरकारी खजाने की भी और धन कुबेरों के खजाने की भी। एक तरफ केंद्र और राज्यों के बीच सरकारी खजाने की खींचतान चरम पर पहुंच गई है, तो दूसरी तरफ दुनिया के बड़े से बड़े रईसों को लगातार पीछे छोड़ते हुए गौतम अडानी ने अमीरी का एक और ऊंचा पायदान छू लिया है। पिछले हफ्ते वॉरेन बफे को पीछे छोड़ने वाले अडानी ने अब माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स के बराबर संपत्ति हासिल कर ली है और वो दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के मुताबिक अडानी और गेट्स दोनों की संपत्ति 125 अरब डॉलर हो चुकी है। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. इसके पहले कि हम आपको प्रधानमंत्री की राज्यों से पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की अपील के बाद मचे सियासी घमासान की ओर ले चलें और पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग, मुहिम और संभावनाओं की बहस में उलझाएं, पहले बताते हैं कि देखते ही देखते कैसे अडानी के सितारे बुलंद होते गए और रईसी में कैसे वह मुकेश अंबानी, वॉरेन बफे, गूगल के को-फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गे ब्रिन से भी आगे निकल गए। देश के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी के लिए साल 2022 शानदार साबित हुआ। कमाई और अमीरी की इतनी तेज छलांगे हाल के भारतीय क्या एशियाई इतिहास में भी किसी ने नहीं लगाई। पहले एशिया के सबसे अमीर बने और उसके बाद रातों रात दुनिया के शीर्ष 4 अमीरों की फहरिस्त में शामिल हो गए। अब दुनिया के अमीरों की लिस्ट में अडानी से ऊपर सिर्फ 3 लोग आते हैं। दुनिया के सबसे अमीर और हाल ही में ट्विटर को खरीद लेने वाले एलॉन मस्क, जिनकी कुल संपत्ति है करीब 252 अरब डॉलर। दूसरे नंबर पर 164 अरब डॉलर संपत्ति के मालिक और अमेजॉन के चीफ जेफ बेजोस हैं। तीसरे पायदान पर फ्रेंच उद्योगपति बर्नार्ड अर्नॉल्ट हैं, जिनकी कुल संपत्ति 134 अरब डॉलर है। हाल तक देश के सबसे अमीर कहे जाने वाले मुकेश अंबानी भी अब गौतम अडानी से काफी पीछे छूट चुके हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स लिस्ट की माने तो मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 102 अरब डॉलर ही है और वह 9वें स्थान पर हैं। अमीरी की रेस में अडानी की यह तेजी उनके लगातार फैलते कारोबार और शेयर मार्केट में उनकी कंपनियों के बढ़ते वैल्यूएशन के चलते आई है। शेयर मार्केट में अडानी ग्रुप की 7 कंपनियां लिस्टेड हैं और इन्होंने पिछले कुछ समय में ही अडानी के साथ ही निवेशकों को भी मालामाल कर दिया। हाल ही में लिस्ट में शामिल हुई अडानी विल्मर का रिटर्न तो इतना धमाकेदार रहा कि इसके शेयर लगातार अपर सर्किट में रहे। अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों की चमक से मार्केट में चकाचौंध रही। इसके अलावा अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी गैस, अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट के शेयरों ने भी शानदार रिटर्न्स दिए। हाल ही में अडानी का जो स्टॉक सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है वह फरवरी में आए आईपीओ के जरिए लिस्ट होने वाला अडानी विल्मर। यह शेयर 2 महीनों में ही कई गुना रिटर्न दे चुका है। 8 फरवरी को यह 221 रुपए पर लिस्ट हुआ था और आज 810 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। खाद्य तेल की इस अग्रणी कंपनी को रूस यूक्रेन वॉर के चलते सनफ्लावर और सोया ऑयल की किल्लत का फायदा तो मिला ही था, अभी हाल ही में इंडोनेशिया की ओर से पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने के फैसले ने भी इसके बिजनेस को नई उम्मीदें दी हैं। 26 अप्रैल को इस कंपनी ने एक और मील का पत्थर छुआ जब इसका मार्केट कैप पहली बार 1 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया। लेकिन 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल करने वाली है अडानी की केवल एक कंपनी नहीं है। इससे पहले पिछले हफ्ते ही अडानी पावर ने भी यह मुकाम हासिल किया था। इसके अलावा अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने भी यह उपलब्धि हासिल कर ली थी। अगर अडानी ग्रीन एनर्जी की हम बात करें तो यह साल का मल्टी बैगर स्टॉक यानी कई गुना कमाई करने वाला शेयर रहा है। जिन लोगों ने 6 महीने पहले इस शेयर में 1 लाख रुपए का निवेश किया था, आज उसकी वैल्यू 2.5 लाख हो गई है। अडानी की नेटवर्थ बढ़ाने और उन्हें अमीरी की लिस्ट में ऊपर चढ़ाने में इस स्टॉक का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अडानी ग्रुप के शेयरों में आई तेजी और उनकी बढ़ती बाजार पूंजी यूं ही हासिल नहीं हो गई। बीते कुछ वर्षों में अडानी का कारोबारी साम्राज्य लगातार फैलता गया है। बीजेपी और मोदी सरकार से उनकी निकटता की अटकलें भी सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन गौतम अडानी की किस्मत उस दौर में सबसे ज्यादा चमकी जब पूरी दुनिया कोरोना की मार झेल रही थी। बीते 2 साल में अडानी की संपत्ति में 3000% का इजाफा हुआ है। अब लौटते हैं आज के बड़े मुद्दे पर। बात करते हैं केंद्र और राज्यों के बीच वैट और जीएसटी की लड़ाई की। केंद्र सरकार ने राज्यों को जीएसटी कॉम्पेंसेशन के मद में बकाया 2.78 लाख करोड़ रुपए जारी कर दिए और कहा है कि अब आपका कोई बकाया नहीं है।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने राज्यों से पेट्रोल डीजल पर वैट रेट घटाने का दबाव भी बढ़ा दिया है, लेकिन इस पर देश के ज्यादातर गैर बीजेपी शासित राज्यों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई। आज पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने सीधे पीएम पर हमला बोला और कहा कि वे फैक्ट्स छुपा रहे हैं। कई राज्यों ने रेट घटाने से साफ इनकार करते हुए केंद्र को एक्साइज ड्यूटी में कटौती की नसीहत दे डाली, तो पंजाब, झारखंड सहित कई राज्यों ने पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग फिर तेज कर दी है। इसमें नई बात यह है कि अब तक जो राज्य बीजेपी की इस मांग का विरोध कर रहे थे वो भी अब इसके हक में दिखाई दे रहे हैं। उल्टा राज्यों ने केंद्र पर आरोप लगा दिया है कि उसने 2.87 लाख करोड़ का जो जीएसटी कॉम्पेंसेशन जारी किया है वह तो वित्त वर्ष 2020-21 का है, जबकि बीते साल यानी 2021-22 का करीब 78,000 करोड़ का बकाया उन्हें अब भी मिलना है। अगले ही महीने जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है और इस बात की संभावनाएं बनने लगी हैं कि काउंसिल में पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रस्ताव आ सकता है। तेल पर टैक्स रेवेन्यू की खींचतान वैट से होते हुए जीएसटी का रुख कैसे कर गई? हमने बात की जीएसटी एक्सपर्ट और पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी के चेयरमैन विमल जैन से। देखिए उन्होंने इस पर क्या कहा। देखिए, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो ये जो टैक्सेशन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, तो पेट्रोल एंड डीजल जिसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और वैट स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, और दोनों के लिए एक रेवेन्यू आइटम है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्टेट जो है वो पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर वैट कम करें, जिससे जो टैक्सेशन का इम्पैक्ट ओवरऑल प्राइसिंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल के ऊपर है वो कम होगा। लेकिन स्टेट ये कहती हैं कि आप भी अपना सेंट्रल एक्साइज कम कीजिए और हमें जो कॉम्पेंसेशन सेस इस रेवेन्यू से जो लॉस होगा, और ये रेवेन्यू से क्या लॉस होगा सिंपल समझिए, अगर स्टेट वैट के रेट कम कर देगी पेट्रोल एंड डीजल के ऊपर, उतने से उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा। इसको कौन कॉम्पेंसेट करेगा? तो ये जो लड़ाई चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, वो ये है कि दोनों अपने रेवेन्यू को बरकरार रखना चाहते हैं। दोनों चाहते हैं कि उनका जो रेवेन्यू पाई है वो कम ना हो। तो प्रधानमंत्री जी ने जरूर कहा कि स्टेट को वैट के रेट कम करने चाहिए, बट ये दोनों को आगे चल के आना पड़ेगा। सेंट्रल को भी आना पड़ेगा, स्टेट को भी आगे आना पड़ेगा। देखिए, आम आदमी को मैं अगर समझाना चाहूं तो अराउंड 50 से 55% आपकी जो रिटेल प्राइसिंग होती है पेट्रोल एंड डीजल की, वो टैक्सेशन में चली जाती है। टैक्सेस कौन लेवी करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा देती है, पेट्रोल का सेस लगा देती है और स्टेट वैट लगाती है, और डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट वैट के रेट है। आप एनसीआर रीजन में देखिए, पेट्रोल एंड डीजल की प्राइसिंग डिफरेंट होती है। उसका रीजन ही होता है कि वैट के रेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डिफरेंट है, तो प्राइसिंग भी उनकी डिफरेंट होती है। बट पेट्रोल एंड डीजल के ऊपर अगर 50 से 55% टैक्स लगेगा तो आप समझ सकते हैं ये ओवरऑल इम्पैक्ट कितना है। तो जो सेंट्रल और स्टेट इसमें फाइट कर रहे हैं आपस में, स्टेट सेंट्रल से कहता है, सेंट्रल स्टेट से कहती है, दोनों अपने रेवेन्यू को बरकरार रखना चाहते हैं, एंड दैट इज द रीजन दे आर फाइटिंग बिटवीन देमसेल्फ। तो मैं तो ये समझता हूं, देखिए ये पेट्रोल एंड डीजल हमारे किसी भी सेक्टर को ले लीजिए, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज, दोनों सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोनों गवर्नमेंट सेंट्रल एंड स्टेट दोनों को आगे चल के आना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि जो टैक्सेशन है 55% तक का आप टैक्स लगा देते हैं, इसको मिनिमाइज किया जाए। कैसे मिनिमाइज किया जाए? अब जब रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ रहा है तो आप डेफिनेटली रेट को कम कर सकते हैं। आप देखिए जीएसटी में आज जो कलेक्शन है हमारा ओवरऑल बढ़ रहा है। आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखिए 1,40,000 करोड़ रुपए पर मंथ हो गया है एवरेज, और बढ़ भी रहा है। स्टेट का भी कई स्टेट हैं जो रेवेन्यू सरप्लस है और कई स्टेट है जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, जिनके पास टैक्स रेवेन्यू उतना नहीं आ रहा, उनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन जो टैक्स सरप्लस है, जिनके पास रेवेन्यू सरप्लस है, उनके पास जरूर मौका होता है कि वो अपने वैट के रेट को कम करे। तो हम दोनों गवर्नमेंट सेंट्रल एंड स्टेट दोनों को आगे आना चाहिए और एक कोशिश करनी चाहिए जहां भी हमें मौका लगे हम टैक्सेशन को कम करें, क्योंकि टैक्सेशन को कम करने से पेट्रोल एंड डीजल की प्राइसिंग कम होगी। उनके कम होने से आप चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्टर पे चले जाइए या सप्लाई ऑफ
सर्विस सेक्टर पे चले जाइए, दोनों सेक्टर के लिए प्राइसिंग कम होगी और जो ओवरऑल हमारे होलसेल प्राइस इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कम करेगी। ओवरऑल अफोर्डेबिलिटी, प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव होगी तो हमारा इन्फ्लेशनरी फैक्टर कम होगा। तो ये फाइट इनके दोनों की अपने रेवेन्यू को बचाने की है। पेट्रोलियम को जीएसटी में शामिल करने की मांग तो पहले से होती रही है, लेकिन किसी न किसी वजह से इसे टाल दिया जाता है। कितनी है इसकी संभावना? अगर ऐसा हुआ तो राज्यों के रेवेन्यू पर क्या असर होगा और क्या आम आदमी को तेल की महंगाई से राहत मिल पाएगी? देखिए इस पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं। देखिए, जब जीएसटी आया तो कुछ बैकग्राउंड में अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। जब जीएसटी आया तो ये 5 पेट्रोलियम स्पेसिफाइड प्रोडक्ट को जीएसटी से बाहर रखा गया। वो 5 प्रोडक्ट हैं क्या? पेट्रोल, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल जो आपके एयर फ्लाइट के लिए यूज होता है, नेचुरल गैस एंड क्रूड पेट्रोलियम। पांचों प्रोडक्ट को जीएसटी से बाहर रखा गया है। बट जीएसटी प्रोविजन में ये डाल दिया गया है कि जब भी जीएसटी काउंसिल चाहेगी, जीएसटी काउंसिल जिसमें सेंटर और स्टेट भागीदार है, जब भी ये दोनों चाहेंगे तो ये 5 स्पेसिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी में ला सकते हैं। बाहर रखने की वजह क्या थी, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि स्टेट अपने रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी, अपने टैक्स रेवेन्यू को। सेंट्रल भी उसी लाइन पे थी और जीएसटी लाना था। तो सेंटर और स्टेट ने आपस में मिलकर तय किया हम जीएसटी को तो लेके आ जाते हैं, बट 5 स्पेसिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी से बाहर रखते हैं, बट आगे हम आपस में तय करके इसको जीएसटी में लेके आ जाएंगे। अच्छा सजेशन है, लाना चाहिए। क्यों लाना चाहिए ये हमें समझना बहुत जरूरी है। मैंने अभी दर्शकों को बताया कि अराउंड 50 से 55% आप रिटेल प्राइसिंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल टैक्स में देते हैं। 55%, कैन यू थिंक ऑफ? जीएसटी में अगर आप इसको लेके आएंगे तो एडवांटेज क्या क्या होने वाले हैं। पहला एडवांटेज देखिए, अगर आप जीएसटी में लेके आएंगे तो टैक्स स्लैब क्या होगा? टैक्स स्लैब आपका 28% हो जाएगा। यानी जो आज 55% के आसपास का टैक्स है, जो प्री जीएसटी का सेंट्रल एक्साइज और वैट लगता है, वो हट जाएगा और आप 28% के स्लैब में आ जाएंगे। तो यानी 55% से लेके 28% पे आएंगे। तो इतनी प्राइसिंग से, इतने टैक्सेशन से आपकी प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। पहली, जब पेट्रोल एंड डीजल के प्राइस कम होंगे तो हमारा जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, जहां इन्फ्लेशनरी फैक्टर है, या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जहां पे इन्फ्लेशनरी फैक्टर पेट्रोल और डीजल की वजह से है, वो भी आपके लिए ईज हो जाएगा। यानी पेट्रोल और डीजल की वजह से, क्योंकि उस पर टैक्सेशन 55% का लग रहा है, जो 28% पे आ जाएगा, तो हमारे पेट्रोल एंड डीजल के प्राइस वेरी कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। तो ये सेकंड फायदा है। थर्ड सिचुएशन ये आती है कि लोग करना क्यों नहीं चाहते, सेंट्रल एंड स्टेट क्यों नहीं करना चाहते? सेंट्रल और स्टेट इसलिए नहीं करना चाहते कि दोनों अपने रेवेन्यू को बचाना चाह रहे हैं। और आज कॉम्पेंसेशन सेस के ऊपर भी हम देख रहे हैं सेंट्रल और स्टेट के बीच लड़ाई चल रही है। स्टेट कह रहे हैं कि आप हमें कॉम्पेंसेशन सेस नहीं दे रहे। हमने जो 14% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन्वेसाइज किया था जब जीएसटी आया था, बेस ईयर माना गया था 2015-16, एंड वहां की रेवेन्यू को हमने बेस रेवेन्यू मानते हुए 14% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कैलकुलेट किया था। 5 साल के लिए हमारा जो जीएसटी बिल आया था, जिसको हम जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, उसमें इंश्योर किया गया था किसी स्टेट को अगर रेवेन्यू लॉस होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉम्पेंसेट करेगी 5 साल तक, जो जून 2022 में खत्म होने वाला है। ऐसी सिचुएशन में स्टेट को डर ये लगा हुआ है कि अब हमारा कॉम्पेंसेशन सेस खत्म हो जाएगा जून 2022 के बाद। प्लस अगर हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी में लाने की कवायद की तो हमारा रेवेन्यू लॉस वहां से भी हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप वैट के रेट को कम कीजिए। वैट के रेट को कम करना स्टेट के लिए इतना आसान नहीं है, और वो इसलिए भी नहीं करना चाहते कि उनकी रेवेन्यू कम हो जाएगी, उनकी टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगी। पर जैसा मैंने कहा, जो टैक्स सरप्लस स्टेट है उनको जरूर वैट के रेट कम करना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, देखिए, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल, इनको जीएसटी में क्यों आना चाहिए? आज हम क्या करते हैं, प्री जीएसटी यानी सेंट्रल एक्साइज जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, वैट जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है,
वो हम पेट्रोल और डीजल के ऊपर पे करते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो या ट्रेडिंग सेक्टर हो। हमारे जीडीपी में सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए जो भी पेट्रोल एंड डीजल यूज कर रहा है वो प्री जीएसटी के टैक्सेस पे करता है, उसकी क्रेडिट नहीं मिलती है। जब क्रेडिट नहीं मिलती है तो क्या होता है, वो मेरी प्राइसिंग, मेरे कॉस्ट का पार्ट बन जाता है, और जो कॉस्टिंग का पार्ट बन जाता है वो ओवरऑल प्राइसिंग का पार्ट बनता है, और वही मैं कंज्यूमर से लेता हूं। तो यानी जो टैक्सेशन प्री जीएसटी का पेट्रोल और डीजल के ऊपर है वो मेरा टैक्स कैस्केडिंग बोलते हैं हम, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस बोलते हैं इसको, जिसकी क्रेडिट नहीं मिलती है। वो अल्टीमेटली में ओवरऑल प्राइसिंग गुड्स और सर्विसेज के लिए बढ़ा देती है। जब प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। यानी अगर हम चाहते हैं कि ये इन्फ्लेशनरी फैक्टर, प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव हो जाए, और जो हम चाहते हैं कि जीएसटी में आने से यूनिफॉर्मिटी आएगी। आज आप देखिए पेट्रोल डीजल, आप एनसीआर रीजन में आइए, दिल्ली में डिफरेंट प्राइस है, नोएडा में डिफरेंट प्राइस है, गुड़गांव में डिफरेंट प्राइस है। उसका रीजन ही ये है कि स्टेट डिफरेंट वैट रेट चार्ज करती है। जब जीएसटी में आएगा तो यूनिफॉर्म प्राइसिंग होगी पैन इंडिया, कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो यानी जीएसटी में आने के बहुत एडवांटेज है, बट दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट, दोनों को आगे आना पड़ेगा, दोनों को एक बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे जीएसटी लाया गया था, इसी तरीके से सेंट्रल एंड स्टेट को अपने को सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। उन्हें यह देखना पड़ेगा कि हाँ कुछ रेवेन्यू लॉस होगा, बट उस रेवेन्यू लॉस की वजह से जो ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस, क्रेडिट मिलेगी, टैक्स की कैस्केडिंग खत्म होगी, इन्फ्लेशनरी फैक्टर कम होगा, यूनिफॉर्म प्राइसिंग आएगी, तो दोनों को सीरियसली सोचना चाहिए। जैसे हम पब्लिक डोमेन पे आके अगर हम ये आर्गुमेंट दें कि स्टेट सेंटर को ब्लेम करे, सेंटर स्टेट को ब्लेम करे, हम लास्ट 5 साल से सुन रहे हैं। और कई बार हम इस बात को कहते हैं, ट्रेड इंडस्ट्री भी चाहती है कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी में लेके आए। जीएसटी में लाने से यूनिफॉर्मिटी होगी, टैक्स की कैस्केडिंग कम होगी, प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस होगा, और ओवरऑल हमारा जो इन्फ्लेशन इसकी वजह से बढ़ता है वो भी आप कंट्रोल और चेक कर पाएंगे। केंद्र सरकार का खजाना लबालब भर रहा है। डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स से वसूली ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार को 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डायरेक्ट टैक्स मिला, जो पिछले साल के मुकाबले 49% ज्यादा है। वहीं जीएसटी कलेक्शन करीब 1,40,000 करोड़ के रिकॉर्ड लेवल तक जहां पहुंचा है। जब सरकार की टैक्स से इतनी कमाई हो रही है तो वे टैक्स में कटौती से क्यों हाथ खींच रही है? अलबत्ता खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं कि सरकार कई उत्पादों पर जीएसटी रेट बढ़ाने के मूड में है। हमने इस बारे में भी एक्सपर्ट की राय ली, सुनिए उन्हें। देखिए, सबसे अच्छी बात है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों का कलेक्शन बढ़ रहा है। और जीएसटी में तो आप देखिए जो रिकॉर्ड हाई जीएसटी आया था जुलाई 1, 2017 से, और आज ऑन एन एवरेज 1,40,000 करोड़ रुपए पर मंथ का कलेक्शन, और बढ़ रहा है। इवन अप्रैल में टारगेट है कि 1,50,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो अगर कलेक्शन बढ़ रहा तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को ये वर्क करना चाहिए कि गवर्नमेंट जीएसटी के रेट जहां पे भी हायर हैं उनको कम किया जाए। देखिए, जीएसटी के रेट कहां पे कम करने की जरूरत है? जो आम आदमी जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेता है उसके रेट मान लीजिए अगर 18% है या 12% है, इवन 28% के स्लैब में एसी आता है, सीमेंट आता है। सीमेंट देखिए कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी है ना, कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट पे अगर 28% का जीएसटी रेट होगा तो कंस्ट्रक्शन की कॉस्टिंग बढ़ जाती है। आप उसको 18% पे लेके आइए क्योंकि आपका कलेक्शन बढ़ रहा है। इवन डायरेक्ट टैक्स में भी इंडिविजुअल जो पर्सनल टैक्सेशन है और कॉर्पोरेट टैक्सेशन है, वहां पे भी ये डिमांड है कि जब मेरा कलेक्शन बढ़ रहा है तो आप कॉर्पोरेट के टैक्सेशन रेट और इंडिविजुअल पर्सनल टैक्सेशन के रेट को भी कम कीजिए। उसको जो स्लैब है टैक्सेशन के स्लैब उसको लिबरलाइज कीजिए। और एक चीज मैं अपने अनुभव से आप सभी को बता रहा हूं कि आप जब टैक्स के रेट कम करते हैं तो आपका टैक्स का कलेक्शन बढ़ता है। उसका रीजन क्या है मालूम है? जब हायर रेट होते हैं तो टैक्स इवेडर जो टैक्स आर्बिट्राज करते हैं, जो सिस्टम में होते हैं, वो टैक्स की चोरी कर रहे होते हैं। अगर आप रेट को लोअर लेके आएंगे, अफोर्डेबल बनाएंगे, जो टैक्स की चोरी होती है वो खत्म हो जाएगी। तो हमने तो देखा है जब आप 10 साल 15 साल
20 साल पीछे चले जाइए, जहां हायर रेट लगते थे तब इतना कलेक्शन नहीं होता था, चोरियां बहुत होती थी। तो गवर्नमेंट के लिए एक स्टेप है कि जब आपका कलेक्शन बढ़ रहा है तो आप रेट को सिंप्लीफाइड कीजिए, रैशनलाइज कीजिए, अफोर्डेबल बनाइए, और इस तरीके से आप अपना कलेक्शन बढ़ाएंगे और जो रेवेन्यू लॉस आपका लीकेज होता है, चोरी होती है, वो खत्म हो जाएगी। सो ये अच्छा समय है जब कलेक्शन बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट को जरूर डायरेक्ट टैक्स फ्रंट पे और इनडायरेक्ट टैक्स फ्रंट पे दोनों पे देखना चाहिए। और चूंकि हमने आज पेट्रोल एंड डीजल की बात की है, हम सेंट्रल और स्टेट की फाइट की भी बात कर रहे हैं। जब रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ रहा है तो सेंट्रल एज ए बिग ब्रदर आगे आए, स्टेट को साथ ले और दोनों मिलकर एक तय सीमा बनाए कि हाँ, पेट्रोल और डीजल के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, बाय व्हेन हम पेट्रोल एंड डीजल को जीएसटी में ला सकते हैं। हमने सारी बातें डिस्कस की हैं, मे बी ये कलेक्शन उनके लिए बूस्ट होगा टू वे फॉरवर्ड। और चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं आज की आर्थिक सुर्खियों पर भी। टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार जून के शुरू में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कर सकती है। इसका प्रोसेस चल रहा है और स्पेक्ट्रम प्राइसिंग पर इंडस्ट्री की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है। ट्राई की सिफारिशों और एक अनुमान के मुताबिक 5G के मल्टीपल बैंड्स के लिए सरकार 7.5 लाख करोड़ रुपए बेस प्राइस वाले 1 लाख मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी। इंडोनेशिया में पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाए जाने के बाद भारत आने वाला करीब 2,90,000 टन खाद्य तेल का शिपमेंट वहां के बंदरगाहों पर रुका पड़ा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है शिपमेंट अब बैन हटने के बाद ही भारत आ सकेगा। गौरतलब है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल आयातक है। यहाँ आने वाला 70% पाम ऑयल इंडोनेशिया से आता है। इंडोनेशिया सरकार के निर्यात रोकने के फैसले से देश में पाम ऑयल के साथ ही कई FMCG उत्पादों की भी किल्लत और महंगाई की आशंका जताई जा रही है। तो ये था आज का खर्चा पानी, जिसे लिखा था हमारे साथी प्रमोद ने। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। नमस्कार।